वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वॉकेनहाइम ने हाल ही में भूमध्य सागर के लिए यूरोपीय आयुक्त रॉबर्ट स्विका से विश्व मामलों पर गहन चर्चा की। आइए देखें। दुब्रावका शुइका, भूमध्य सागरीय मामलों की यूरोपीय आयुक्त, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप वॉशिंगटन लौट आए हैं। पिछली बार यहाँ बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक थी। कई यूरोपीय सदस्य आपकी वहाँ मौजूदगी से सहमत नहीं थे। क्या आप बता सकते हैं कि यूरोपीय पक्ष अभी बोर्ड ऑफ पीस के साथ किस स्थिति में है? उस समय यूरोपीय आयोग के रूप में हमें राष्ट्रपति ट्रंप ने आमंत्रित किया था और मैं आयोग व राष्ट्रपति उर्सुला वॉन डेर लेयन का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हम बोर्ड ऑफ पीस में केवल पर्यवेक्षक हैं और हम भविष्य में भागीदारी के बारे में हर स्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे। वहाँ होना, इन सभी विचारों को सुनना दिलचस्प था, लेकिन मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि अगली बोर्ड मीटिंग कब होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। हमें बोर्ड की सभी प्रक्रियाओं के नियम पसंद नहीं हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम संघर्ष विराम और मध्य पूर्व में शांति के लिए कुछ कर रहे हैं, खासकर गाज़ा और वेस्ट बैंक में, और निश्चित रूप से इजराइल में भी। आप जानते हैं, जब मध्य पूर्व में सुरक्षा की बात आती है तो अमेरिकियों ने बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाई है। क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से एक एकीकृत यूरोपीय रुख कैसा दिख सकता है? सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि हमारी भूमिका क्या है, हम आमतौर पर कहते हैं कि हम केवल भुगतानकर्ता नहीं बल्कि भागीदार भी बनना चाहते हैं। हम फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सबसे ज़्यादा भुगतान करते हैं और अभी भी बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको ये जानकारी है या नहीं। वे हमारे पैसे, हमारी मदद के बिना जीवित नहीं रह पाते और हमारे पास उनके लिए एक बड़ा पैकेज है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम फिलिस्तीनी प्राधिकरण में निवेश करते हैं तो वास्तव में हम इजराइल की भी मदद कर रहे हैं ताकि उनके आसपास सुरक्षा बनी रहे। लेकिन बेशक हम हमेशा दो राज्य समाधान की वकालत करते हैं। हमें पता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता लंबा है और आसान नहीं है, लेकिन साथ ही इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और यही हमारा रुख है। इजराइल को अपने राज्य का अधिकार है, लेकिन साथ ही हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। यही हमारा रुख यूरोपीय संघ और आयोग की ओर से है। हमारे लिए पड़ोस में सुरक्षा ज़रूरी है, जिसमें दक्षिणी पड़ोस, उत्तरी अफ्रीका, खाड़ी देश और मध्य पूर्व शामिल हैं। हम जानते हैं कि स्थिति जटिल है, खासकर अब ईरान के साथ। साथ ही हम जानते हैं कि ईरान की परमाणु क्षमता पर रोक लगाना ज़रूरी है और मेरी समझ के अनुसार यह राष्ट्रपति ट्रंप का मुख्य लक्ष्य है। साथ ही इजराइल का लक्ष्य है कि वो शासन को हटाए। वहाँ, जैसा कि आप जानते हैं, ये आसान नहीं होगा, लेकिन साथ ही हम इस समय होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना चाहेंगे। आज सुबह राष्ट्रपति टैम ने कहा, ये होर्मुज जलडमरू मध्य है या जलडमरू मध्य होर्मुज, उनके लिए ठीक है, ये ट्रंप जलडमरू मध्य नहीं है। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है, क्योंकि ये अवरोध वास्तव में एक वैश्विक संकट को जन्म दे सकता है और इस समय हम पहले से ही इसका सामना कर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। और यूरोप के लिए फ़िलहाल सब ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस पर्शियन गल्फ से तेल और ईंधन नहीं है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका से LNG है, हमारे पास नॉर्वे से, अल्जीरिया से ऊर्जा है, लेकिन साथ ही धीरे धीरे इसका असर सिर्फ यूरोप पर ही नहीं, सिर्फ इस क्षेत्र पर ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। यहाँ तक कि अमेरिकी भी इससे प्रभावित होंगे। और हमारी स्थिति ये है कि हमें तनाव कम करना होगा। हमें अपनी कूटनीति अपनाकर वार्ता में शामिल होना होगा, जैसा राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान में हुई पिछली वार्ताओं के नतीजे पता हैं, लेकिन हम अगली वार्ता के दौर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हॉर्मस जलडमरू मध्य को फिर से खोल सकें। नौवहन की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार समुद्री आवाजाही मुक्त होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप का उद्देश्य क्या है। असल में ईरान पर दबाव बनाना है
और मुझे उम्मीद है कि आखिरकार इसका फल मिलेगा, क्योंकि वरना जैसा कि मैंने कहा, जितना लंबा ये संकट चलेगा उतना ही बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, जिसका मतलब है नकारात्मक आर्थिक प्रभाव। जो हम अब जानते हैं, मैंने IMF में एक गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया था, जो हम अब जानते हैं वो ये है कि निश्चित रूप से महंगाई ज़्यादा है और हम सभी, हमारे नागरिक और हमारे ग्राहक, सभी को इस ज़्यादा महंगाई के लिए तैयार रहना होगा। संघर्ष जितनी जल्दी खत्म होगा, सभी के लिए उतना बेहतर होगा। आपने कहा कि आप पेयर्स नहीं प्लेयर्स बनना चाहते हैं। पैक्ट फॉर द मेडिटेरेनियन आपके अधिकार क्षेत्र में है और आपने उस समझौते को लागू करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसे आप आने वाले दिनों में यहाँ पेश करेंगे। उस दस्तावेज और उस पहल में ऐसी कौन सी बात है जो यूरोपियनों को पेयर्स की बजाय प्लेयर्स बनाएगी? जितना मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। मेडिटेरेनियन के लिए ये समझौता पूरे मेडिटेरेनियन और इस क्षेत्र के लिए एक नया ढांचा है। ये भूमध्य सागरीय है, लेकिन ये मध्य पूर्व भी है। इसमें ईरान, इराक, सीरिया और सभी खाड़ी देश शामिल हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, सभी देशों के साथ साझेदारी होना महत्वपूर्ण है और यही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। इस समय, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जॉर्डन, मिस्र, ट्यूनीशिया के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। हम मोरक्को के साथ भी काम कर रहे हैं। हमने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के साथ भी शुरुआत की है और हम चाहेंगे कि जैसे ही स्थिति स्थिर हो जाए, हम क्षेत्र के सभी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी करें। उदाहरण के लिए, मैंने भूमध्य सागरीय संधि के इस ढांचे के तहत लेबनान को व्यापक साझेदारी समझौता पेश किया। दुर्भाग्यवश ये स्थिति अभी समाप्त नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और हम लेबनान को मध्य पूर्व के लिए एक आदर्श देश के रूप में देख सकेंगे। कल हमने जो देखा वो इज़राइल और लेबनान की तरफ से अच्छा कदम है। मैं अगली वार्ता का इंतज़ार कर रही हूँ। आखिरकार हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाने का तरीका खोजना पड़ा, जिसे लेबनानी कानून से पहले ही प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश शुरुआत उन्होंने की थी। उन्होंने ही ये बमबारी शुरू की थी और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों की फंडिंग वास्तव में बंद कर देनी चाहिए और फिर ये आसान हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। गाज़ा के लिए भी यही बात लागू होती है, क्योंकि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले होते तो हालात बेहतर नहीं हो सकते और हम इस शांति समझौते के दूसरे चरण में जाना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। किसी को हमास को निरस्त्र करना होगा, जो हम यूरोप में नहीं कर सकते। हम मदद कर रहे हैं, पर सैन्य हस्तक्षेप किसी और का काम है। देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सैन्य नहीं है तो फिर बातचीत होनी चाहिए और मैं विशेष दूत निकोलाई म्लादेनोव और राष्ट्रीय समिति से उम्मीद लगाए हुए हूँ। दुर्भाग्यवश वे अब भी काहिरा में हैं। वे सहमत नहीं हो सके। वे इस समय गाज़ा में प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन इस समय हमास के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें उन्हें हथियार डालने के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत जटिल है, लेकिन किया जा सकता है। आप जानती हैं, अगर दोनों इज़राइल और वे सद्भावना दिखाएं तो किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि शांति और सुरक्षा सभी के हित में है और ये बच्चों के बारे में है। ये सिर्फ फ़िलिस्तीनियों के बारे में नहीं है, बल्कि इजरायली बच्चों के बारे में भी है। सभी को शांति से रहना है और सुरक्षित रहना है। फिलहाल ऐसा नहीं है। इससे मैं अपने सवाल पर आती हूँ कि EU इजराइल एसोसिएशन अग्रीमेंट का भविष्य क्या है, जो दोनों के व्यापार और राजनयिक संबंधों को नियंत्रित करता है। लगता है ये अभी बहुत नाजुक स्थिति में है। हंगरी की सरकार, जिसे हाल ही में मतदान में हरा दिया गया, उन चंद अवरोधों में से एक थी जो इस समझौते के निलंबन और जारी रहने के बीच थी। आपको इजराइल संबंधों का भविष्य कैसा दिखता है? आप जानती हैं कि इज़राइल हमारा बहुत अच्छा साझेदार है, व्यापार में साझेदार है, विज्ञान में, तकनीक में, और हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी। लेकिन साथ ही हमारे कुछ मुद्दे भी हैं। जैसा कि मैंने कहा, यूरोप में अलग अलग राजनीतिक धाराएं हैं और अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण के दौरान राष्ट्रपति वॉन डर लेयन ने पिछले साल सितंबर में उन्होंने इस एसोसिएशन अग्रीमेंट को सामने रखा था।
ये अभी चर्चा में है, आगे क्या होगा देखेंगे। ये हमारे आयोग के बजाय 27 सदस्य देशों पर निर्भर है। आपने सही कहा, हंगरी सहित कुछ अन्य देश भी शामिल हैं। देखते हैं स्थिति कैसे बदलती है। मैं ये नहीं कहती कि ये धमकी है, लेकिन हमें भी कुछ साधन चाहिए और फिलहाल हमारे पास यही है। और हम जानते हैं कि इज़राइल में राजनीतिक स्थिति भी जटिल है, क्योंकि आप चुनावों के करीब आ रहे हैं। हम जानते हैं क्या हो रहा है, पर राजनीतिक रूप से कार्य नहीं करना चाहते। हम ज़्यादा अपने यूरोपियन नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, यानी हमने यूरोपीय नागरिकों से जो वादा किया है उसके अनुसार। और ये ऐसी चीज़ है जो हमारे पास है, हमें इसे साबित करना होगा, और इसी वजह से मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि ये यूरोपीय परिषद और 27 सदस्य देशों पे निर्भर करता है, यूरोपीय आयोग पे नहीं। तेजी से बदलती दुनिया। दुब्रावका शुइका, भूमध्य सागर के लिए यूरोपीय आयुक्त, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।